मैं प्रोफेसर जिगर सिंह फरसवान, हेड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल। आज का हमारा विषय है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कैरेक्टरिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा में क्या महत्व है और शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत जो अनुदेशनात्मक तकनीकी है वो क्या है, उसका क्या रोल है और क्या क्या रणनीतियाँ इस तकनीकी के अंतर्गत अपनाई जाती हैं, क्या विशेषताएं हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का की क्या विशेषताएं हैं और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए जो कंटेंट है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी की। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन होती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास अधूरा है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक अंग के रूप में माना जाता है। जब हम शिक्षा को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उसी में से एक टेक्निक से है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है शिक्षा को किस तरह से प्रभावी, रुचिकर और आकर्षक बनाया जाए, इसके लिए हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के उपयोग से है कि हम शिक्षा प्रक्रिया में किस तरह से डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें और उस उपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, इसका प्रयास करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर, ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने और छात्रों को अधिक कुशलता से सीखने में मदद करते हैं। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षा को सरल, रोचक, अधिक सुगम, आकर्षक और व्यक्तिकृत बनाना है। जब तक हम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम एक रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत उस शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो शिक्षा बालक के जीवन में उपयोगी नहीं हो सकता है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य किसी भी तरह की कक्षा में बेहतर शिक्षण और सीखने के परिणामों के लिए आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्मार्ट कक्षा, हाइब्रिड या दूरस्थ कक्षा, शैक्षिक तकनीकी का विकास उल्लेखनीय रहा है। शिक्षा में जब से शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ है, शिक्षा के परिणाम प्रभावी रहे हैं, जो चॉक बोर्ड जैसे पारंपरिक शिक्षण उपकरणों से अत्याधुनिक तकनीकी की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप भी चेंज हुआ है, शिक्षण विधियां भी चेंज हुई हैं और इन विधियों के आधार पर शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कार्य हम शैक्षिक तकनीकी के सहयोग से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अनुदेशनात्मक तकनीकी क्या है? अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना देना है। अनुदेशन के अंतर्गत हम किसी भी तथ्य के बारे में हम सूचना प्रदान करते हैं। यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के अथवा अन्य टेक्निक्स या युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों को निर्देशित कर सकते हैं। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित है। इसके अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय अनुदेशन के कार्य को प्रेस तथा टेलीविज़न के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षण निहित नहीं होता है। हालांकि अनुदेशन के अंतर्गत अधिगम उसमें शामिल रहता है।
अनुदेशन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। अनुदेशनात्मक तकनीकी का अर्थ है वह तकनीकी साधन और उपकरण जो शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को प्रभावी और आकर्षक बनाना है। इसके अंतर्गत अनुदेशनात्मक तकनीकी के अंतर्गत कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट और अन्य तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अनुदेशनात्मक जो तकनीकी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी मानी जाती है। इसमें विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिससे बच्चों को एक अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। साथ में ये दोनों क्षेत्र शिक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, इनमें क्या अंतर है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करता है, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करता है कि इन उपकरणों का प्रयोग सार्थक, आकर्षक और प्रभावी तरीके से किया जाए। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संसाधनों और उपकरणों का प्रदान करती है, और अनुदेशनात्मक डिजाइन और अनुदेशात्मक तकनीकी यह सुनिश्चित करता है कि इन उपकरणों का प्रयोग कैसे सार्थक हो, कैसे आकर्षक हो, कैसे प्रभावी हो, जिससे शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। अनुदेशनात्मक डिजाइन जो है तकनीकी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस तरह से शिक्षण कार्य करते हैं, किस तरह से सूचना देते हैं, किस तरह से अधिगम के लेवल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे समस्या आधारित शिक्षण, शिक्षार्थी अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा उनमें इस प्रकार के कौशलों का विकास किया जाए कि वो अपने जीवन में वास्तविक समस्याओं का किस तरह से समाधान ढूंढ सकता है। नंबर 2 है सहकारी शिक्षण। शिक्षार्थी सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूहों में एक साथ काम करते हैं। जब वो समूहों में एक साथ काम करते हैं तो उनमें टीम वर्क की भावना का विकास होता है, उनमें इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं, और कहीं न कहीं इस अंतःक्रिया में वो कुछ न कुछ सीखते हैं। विभेदित निर्देश, विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग अनुभव प्रदान किया जाता है, अलग अलग शिक्षण अनुभव प्रदान किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचि अलग होती है। तो इस आधार पर उनको किस तरह से अनुभव प्रदान किया जाए जिससे उनके अधिगम में वृद्धि हो। गेमिफिकेशन, जुड़ाव और प्रेरणा के बढ़ाने के लिए सीखने के अनुभव में खेल जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है। प्लेवे मेथड या लर्निंग बाय डूइंग मेथड इसके उदाहरण हैं। जब बच्चा स्वयं अपने अनुभव से सीखता है तो उसका अधिगम और प्रभावी होता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी विश्लेषण, लर्नर एनालिसिस। शिक्षार्थियों की विशेषताओं, ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझना। जब तक हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षार्थियों की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, ज़रूरतों को नहीं समझेंगे और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम उनको अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षण, अच्छा अधिगम नहीं दे सकते हैं। तो आवश्यक है प्रभावी टीचिंग लर्निंग मेथड के लिए
प्रभावी लर्निंग के लिए कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझें, उनकी आवश्यकताओं को, उनके नीड्स को समझें और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं उनको समझें, तभी हम उनको अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का आकलन। शिक्षार्थियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताओं की पहचान करना। शिक्षार्थियों को विद्यार्थी या शिक्षार्थी किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है, उनमें कौन कौन से कौशल विद्यमान हैं और शिक्षार्थी में क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं। क्योंकि प्रत्येक दो व्यक्ति जहाँ होंगे उनमें समानता नहीं होती है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अलग होती है, उनमें जो कौशल है वो अलग अलग क्षेत्रों के कौशल विद्यमान होते हैं और उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसका स्वरूप कैसा हो, उनमें किस प्रकार के कौशल हैं और उन कौशलों को कैसे हम आगे बढ़ाएं और उनमें किस प्रकार की क्षमताएं हैं, उसके आधार पर हम ज्ञान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सीखने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। अब सीखने के उद्देश्य क्या हैं? सीखने के अनुभव के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बताना। सबसे पहले हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी टीचिंग पॉइंट को, किसी भी सब्जेक्ट को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं और हम यह तय करते हैं कि इस पाठ्य सामग्री से, इस कंटेंट से, इन एक्टिविटीज़ से विद्यार्थियों में किन उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाना संभव होगा और किन क्या डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं और वे जो उद्देश्य हैं वे कैसे मेजरेबल होंगे, इन तथ्यों का ज्ञान कराना आवश्यक होता है। निर्देशात्मक रणनीतियाँ, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, उपयुक्त शिक्षण विधियों और गतिविधियों का चयन करना। निश्चित रूप से जब हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो किस प्रकार से एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाए और टीचिंग लर्निंग में कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन किया जाए, इनको शामिल किया जाए जिससे बच्चे उनमें इंटरेस्ट लें और उस रुचि और योग्यता के हिसाब से अपने ज्ञान की वृद्धि में वो अपने सक्षम हो सकें। सबसे लास्ट है मूल्यांकन। किसी भी प्रक्रिया का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसी तरह शिक्षा में भी मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या समेटिव असेसमेंट हो। मूल्यांकन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यार्थी की प्रगति कितनी हुई है, निर्देशात्मक डिज़ाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, हमने जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का यूज़ किया है वो कितना इफ़ेक्टिव रहा और शिक्षार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित किया, इन सब को जांचने के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना मूल्यांकन के हम विद्यार्थी का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम उपयुक्त कंटेंट और उपयुक्त एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने कहा कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा को आकर्षक, प्रभावी, रुचिकर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है और वर्तमान समय में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अन्य तकनीकी भी उसके अंतर्गत काम करती हैं। इसी में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। मैंने पहले भी बताया था कि अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह कार्य शिक्षक भी कर सकता है। शिक्षक के अलावा अन्य जो युक्तियाँ हैं उनके द्वारा भी यह कार्य पूरा किया जा सकता है। केवल शिक्षक ही यह कार्य नहीं कर सकता है, शिक्षक के अलावा कई अन्य जो साधन हैं, अन्य जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके द्वारा भी हम यह कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो विद्यार्थियों को निर्देशित कर सकते हैं
अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित है। इसके अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय अनुदेशन के कार्य को प्रेस तथा टेलीविज़न के माध्यम से भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। केवल शिक्षक ही इस क्षेत्र में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में सूचना प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का अर्थ है सूचनाएं देना, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। यह कार्य केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि अन्य संसाधन जो टेक्नोलॉजी के साधन हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, टेलीविज़न है और प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से भी हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कार्य कर सकते हैं, सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, नई नई सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, निर्देशात्मक रणनीति। किसी भी विषय में की सफलता में उसके लिए उद्देश्य निर्धारित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, सबसे पहले पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करने के बाद उसके लिए उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस कंटेंट को किस तरह से बच्चों तक डिलीवर किया जाए, इसके लिए विभिन्न टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले वर्तमान समय की आवश्यकताओं को आधार में रखते हुए सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि किस कक्षा में किस उम्र के बच्चों के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, उनको कितना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम करिकुलम या को करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को संगठित करते हैं। जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, कंटेंट का निर्माण करते हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं या उसके साथ बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को संगठित करते हैं, तो उस कंटेंट को बच्चों को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम वेरियस टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं और उस टीचिंग मेथड्स के माध्यम से हम बच्चों को उस कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको उसका अनुभव हो, उसका ज्ञान हो। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में भी विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशात्मक रणनीतियाँ किसी भी प्रकार की शिक्षण तकनीकी को शामिल करती है जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों को सीखने या पाठ्यक्रम सामग्री की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करने के लिए करता है। वे शिक्षकों को सीखने के अनुभव को अधिक मज़ेदार, अधिक रोचक, अधिक व्यवहारिक और अधिक आकर्षक बनाने की अनुमति देते हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। जब तक शिक्षार्थी शिक्षा में सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता है। विषय समझ से परे निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करने का उद्देश्य ऐसे छात्रों को तैयार करना है जो स्वतंत्र रणनीतिक शिक्षार्थी हों। निर्देशात्मक रणनीतियों के द्वारा समय और अभ्यास के साथ छात्र अपने दम पर सही रणनीतियों का चयन करते हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। निर्देशात्मक रणनीतियाँ उपयुक्त शिक्षण विधियों और गतिविधियों का चयन करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंतर्गत एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन और एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन करते हैं जिसके द्वारा हम टीचिंग को, लर्निंग को, कंटेंट को अधिक इफ़ेक्टिव
और इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। जो अनुदेशात्मक रणनीतियाँ होती हैं, जो हम शिक्षण में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, अनुदेशात्मक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसमें किस प्रकार से हम रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिन रणनीतियों के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एक ही स्थान पर सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक या शिक्षण रणनीतियों के बहुत से प्रकार होते हैं। बहुत से प्रकार के हम स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि शिक्षण को कैसे इंटरेस्टिंग रूप बनाया जाए, उनको विद्यार्थियों तक कैसे समझने योग्य बनाया जाए, और उन्हें एक साथ समूहीकृत करने का कोई एकल विशिष्ट तरीका नहीं है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ अक्सर सामान्य समूहों के अंतर्गत आती हैं। इनमें शामिल है जैसे एक्टिव टीचिंग, सक्रिय शिक्षण। सक्रिय शिक्षण का मतलब है कि जब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं तो कुछ सूचनाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब तक विद्यार्थी या शिक्षार्थी उन सूचनाओं के प्रति एक्टिव नहीं होगा, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उनकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक वह शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले एक्टिव शिक्षण को अपनाते हैं। बच्चों को टीचिंग के प्रति एक्टिवनेस रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल्यांकन आधारित किसी भी कार्य की सफलता उसके मूल्यांकन या उसके उद्देश्यों की प्राप्ति या उसके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम यह जांचने का प्रयास करते हैं कि बालक ने कितना सीखा है। जो हमने गतिविधियां आयोजित की, जो हमने सूचनाएं प्रदान की, जो हमने कंटेंट को डिलीवर किया, क्या बच्चा उनको सीख पाया है। तो इसके लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का मूल्यांकन हो, हम मूल्यांकन कर बच्चों की योग्यता का मापन करते हैं। बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा और क्या नहीं सीख पाया। अगर नहीं सीख पाया तो वो क्यों नहीं सीख पाया, उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, और किस प्रकार से हम बच्चों को इससे अधिक सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही हम यह कहने में सक्षम होते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, और ज्ञान जो अर्जित नहीं कर पाया उसमें बच्चे को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। समूह आधारित इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंतर्गत समूह आधारित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें समूह चर्चा किया जाता है। समूह चर्चा से टीम वर्क की भावना का विकास होता है। बच्चों में विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, और समूह में रहने से बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उन्नत रणनीतियाँ। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इनोवेटिव रणनीतियाँ अपनाते हैं, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जिससे बच्चे को कंटेंट को या सामग्री को जल्दी आसानी से समझ में आए, वो अपने ज्ञान वर्धन में सक्षम हो। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के उन्नत रणनीतियों के सहारे सूचना का आदान प्रदान करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, जिससे अधिगम के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके। व्याख्यात्मक विधि नेक्स्ट है। व्याख्यात्मक विधि के अंतर्गत किसी विषय की विस्तार से व्याख्या की जाती है। किसी भी विषय, किसी भी बिंदु, किसी भी टीचिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो लर्नर्स को उसके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में
वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं और व्याख्या करने से किसी विषय की विस्तार से चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट है समूह चर्चा। हमने पहले भी बताया कि समूह चर्चा में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ का इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, एक दूसरे से चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है और बच्चा एक दूसरे से भी वो सीखता रहता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया केवल औपचारिक शिक्षा में ही नहीं होता है। बच्चा जन्म से लेके जीवन के अंतिम पड़ाव तक विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से, विभिन्न प्रकार के अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते रहता है। यह सीखने का क्रम उसका निरंतर चलता रहता है। समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान विधि के अंतर्गत बच्चे के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे शिक्षण की प्रक्रिया हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियां हो, उसमें बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, अपना समायोजन नहीं कर पाता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान विधि के आधार पर शिक्षण कार्य करने से, उनको समस्याओं के बारे में अवगत कराने से, उन समस्याओं का समाधान कर उनको इस क्षेत्र में संलग्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेरणा विधि। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी शिक्षण कार्य को करने के लिए, किसी भी बिंदु को सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, तब तक वह उस चीज़ में ध्यान से एकाग्र होकर चिंतन और मनन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रेरणा विधि जो है किसी भी कार्य में या शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा रुचि और उत्साह में वृद्धि होती है। बालक में जब तक किसी भी टीचिंग पॉइंट के प्रति रुचि का विकास नहीं होगा, क्यूरियोसिटी का विकास नहीं होगा, तो वो एकाग्र मन से और मन से उस चीज़ में संलग्न नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेरणा विधि का महत्वपूर्ण योगदान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण विधि। प्रस्तुतिकरण विधि में प्रेजेंटेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण एक कौशल है। जब तक हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी प्रकार के विचार को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तार्किक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तब तक उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं होता है। क्योंकि प्रस्तुतिकरण एक कला है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हम किसी भी कंटेंट, किसी भी विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम जब तक किसी समूह में या किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या कहीं आवश्यकता पड़ने पर अपने अंदर के ज्ञान को, जो प्रिजर्व नॉलेज, जो हमने नॉलेज को प्रिजर्व किया है, उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो उस ज्ञान का महत्व नहीं रह जाता है। तो इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचारों को, अपने अंदर सीखी हुई गतिविधियों को किस तरह से पूरे आत्मविश्वास से और पूरे वास्तविक ढंग से, सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उसमें प्रस्तुतिकरण जो एक्सप्लेनेशन कौशल है उसको डेवलप किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक ऐसे शिक्षण को मूर्त रूप देते हैं जिसमें अधिगम का स्तर मैक्सिमम होता है। अधिगम के स्तर को हम मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि केवल टीचर के द्वारा फेस टू फेस में जानकारी दिया जाना संभव नहीं होता है हर क्षेत्र में। तो इसलिए इस क्षेत्र में हम शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे फेस टू फेस हो चाहे डिस्टेंस मोड में हो, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अनुदेशात्मक तकनीकी के क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि हमने
इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, उसका क्या रोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है वो बताया, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है उस चीज़ का को एनालिसिस किया। अब हम बता रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, मुख्य रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे सामने जो उद्देश्य निर्धारित हैं कि हम किस प्रकार के कितने ज्ञान को हम अर्जित करना हमारा उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शिक्षार्थियों की मदद करता है और ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नंबर सेकंड है प्रभावी शिक्षकों को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि टीचर्स जिस प्रकार से चीज़ों को रखता है, चीज़ों को प्रस्तुत करता है, जिस प्रकार से एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल्स के सहायता से, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की सहायता से कंटेंट को प्रस्तुत करता है, वो विद्यार्थियों को के सीखने का आधार होता है। तो इसलिए टीचर एक विद्यार्थी के लिए आइडियल होता है, एक मॉडल की तरह होता है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकताएं हैं कि टीचर स्किल्ड हों, टीचर में टीचिंग की सारी क्वालिटीज़ हों, टीचर में टीचिंग के सारे स्किल डेवलपमेंट हों, तभी हम अच्छे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अमली जामा पहना सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी प्रभावी शिक्षकों को तैयार करने में सहायता करता है, और जो टीचर्स हैं उनके जो स्किल डेवलपमेंट हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्किल हैं, उनको जो टीचिंग स्किल हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करता है, जिससे वो प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार सीख सकते हैं। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी सीखने की, ज्ञान प्राप्त करने की या जीवन के उद्देश्यों के बारे में कह लीजिए, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए विद्यार्थियों की मनोवृत्ति ऐसी होती है, उनकी भी आवश्यकताएं अलग होती हैं। कोई भी दो बच्चे अगर ले लीजिए, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं ज़रूर होंगी। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात आती है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं, उनका इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका सीखने का स्तर, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। इसलिए जब तक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं करेंगे, तो सभी विद्यार्थियों का अधिगम जो लर्निंग लेवल है वो हाई नहीं कर सकते। इसलिए हम कोशिश इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में वो रुचि रखते हैं, किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में वो शामिल हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर नियंत्रण। इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं।
जब से साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी का जन्म हुआ तो इस बात पर जोर दिया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हमारी कक्षाओं में चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 15 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, उनकी प्रवृत्ति, उनकी सीखने की क्षमता, उनकी सीखने की शक्ति, उनका इंटरेस्ट, उनका आईक्यू लेवल, उनका एटीट्यूड सब अलग अलग होता है। तो इसलिए हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानते हुए उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना है और उसको कंट्रोल करना है, और उसके आधार पर हमने आगे की कार्यवाही करनी है। तभी हम बच्चे को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। निश्चित रूप से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आज आप समाज में देख रहे होंगे, समाज में बहुत सारे क्षेत्र हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए हम सभी बच्चों को एक ही ट्रैक पर चलने के लिए नहीं कह सकते हैं, एक ही ट्रैक पर नहीं हाँक सकते हैं। उनमें क्या सीखने की शक्ति है, क्या उनकी विभिन्नताएं हैं, क्या पोटेंशियल उनमें है, क्या एबिलिटी उनमें है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रभावी शिक्षण हम कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के अधिगम लेवल को हम मैक्सिमम करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग। अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग के माध्यम से भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर या इफेक्टिव बना सकते हैं। यह भी एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की विशेषता है। किसी भी प्रक्रिया से पहले और बाद के तत्वों के बीच एक अनिवार्य संबंध होता है, जिसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम अनुबद्ध अनुक्रिया का मतलब है जब हम निरंतर क्रिया करते हैं, कंटिन्यूअसली एक्टिविटी करते हैं, तो उस प्रक्रिया में पहले और बाद के तत्वों के बीच एक अनिवार्य संबंध होता है, एक एसेंशियल कोरिलेशन होता है, और हमें ज़रूरत है कि उस कोरिलेशन को, उस संबंध को, उस रिलेशन को समझने की आवश्यकता है। और हम निश्चित रूप से हम प्रयास भी करते हैं कि जो पहले के और बाद के जो तत्व हैं, जो एक्टिविटीज़ पहले की हैं, उनके बाद जो सिस्टेमेटिक वे में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें क्या सम्मुख रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का गहराई से विश्लेषण। जब तक हम पाठ्य वस्तु का गहराई से विश्लेषण नहीं करेंगे तो उस पाठ्य वस्तु का गहराई से या डीप नॉलेज शिक्षार्थी को नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि पाठ्य वस्तु का गहराई से विश्लेषण करते हुए उसको प्रस्तुत किया जाए, जिससे विद्यार्थी उसके बारे में बारीकी से ज्ञान प्राप्त कर सके। बारीकी से ज्ञान प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जब तक हम गहराई से और बारीकी से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का हमको संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण नॉलेज नहीं हो सकता है। तो हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाठ्य वस्तु का गहराई से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और शिक्षार्थी को उस विश्लेषण के माध्यम से उस पाठ्य वस्तु के हर एंगल से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे शिक्षार्थी उस पाठ्य वस्तु के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक क्षेत्र को आसानी से और सरलता से उसको समझ सकता है। अब नेक्स्ट है हम किस प्रकार से इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ के जो बेनिफिट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, उसके आधार पर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होगा। हमें उसी आधार पर
इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए चाहे एक्टिविटी हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे जिस प्रकार का के संसाधन हो, उसको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करने, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके अनुसार डिजाइन करते हैं, उसको चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने की एक क्रमबद्ध नीति है। सबसे पहले हम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करते हैं और उसके आधार पर उस प्रोसेस को चलाते हैं, और उस प्रोसेस के चलाने के बाद उस प्रोसेस को चलाने के अंत में हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। मूल्यांकन से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमने उस क्षेत्र में हम कितने सफल हुए हैं और क्या किन किन चीज़ों में हमको असफलता मिली, और उन चीज़ों को इंडिकेट करके उसको डायग्नोज करने के लिए हम कार्य करते हैं। यह शोध कार्य तथा मानवीय सीखने एवं आदान प्रदान पर आधारित है। इसमें शिक्षक को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मानवीय तथा अमानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया कि इसमें किस तरह से हम कंटेंट को, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें जिससे हम शिक्षक को प्रभावी बना सकें, इफ़ेक्टिव टीचर हो, वो स्किल टीचर हो, वो नॉलेजफुल टीचर हो, और उसमें इस प्रकार के कला का विकास हो जिससे बच्चों को में के अधिगम स्तर को वो मैक्सिमम कर सकता है। अनुदेशन तकनीकी सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। निश्चित रूप से जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है, लर्निंग को मैक्सिमम करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत अनुदेशन सामग्री, इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसका चयन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं, मैंने पहले भी बताया, जो शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम करिकुलम और कंटेंट का सहारा लेते हैं, और उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, बच्चों तक डिलीवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो अनुदेशन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में भी हम जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उनका चयन भी हम उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम कैसे हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पाठ को प्रस्तुत करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, तथा डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स, युक्तियों एवं ऑडियो विजुअल एड्स जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिससे उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो सकें। अंत में उद्देश्य की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अब हमने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास किया, पूरी प्रक्रिया को चलाया। चलाने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमने अपने उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया। इसके लिए मूल्यांकन कार्य किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम यह पता करते हैं कि कितना हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। यदि किसी कारण से उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो पुनः यह निर्णय लिया जाता है कि योजना में क्या परिवर्तन किए जाएं, क्या चेंजेस किए जाएं, क्या कहाँ पर कमी रहेगी और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों का व्यवहार परिवर्तन करना। इस व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का, विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का, विभिन्न पाठ्यक्रम का, विभिन्न बिंदुओं का हम सहारा लेते हैं और ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों का व्यवहार परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों का व्यवहार परिवर्तन करना है। अगर हमने आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन करने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा एक सफल शिक्षा के रूप में संचालित हुई है। हम लास्ट में हमने सारी विस्तार से बात करी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाए जाते हैं,
और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ के क्या क्या विशेषताएं हैं, उन टेक्नोलॉजी के लिए इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या एक्टिविटीज़ का, क्या क्या कंटेंट का, क्या क्या मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। उद्देश्य एक ही है कि हम शिक्षा को प्रभावी, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटिक और प्रभावी बनाने के लिए किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो हम निर्देशात्मक जो प्रौद्योगिकी है, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी है, वो शिक्षा की वो शाखा है जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और विकास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनरों का मुख्य उद्देश्य आकर्षक, प्रभावी शिक्षण अनुभव को प्राप्त कराना है, अनुभव प्राप्त करने योग्य बनाना है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाला क्षेत्र है। शैक्षिक उपकरणों में परिवर्तन लाने वाला और शैक्षिक रणनीतियों में किस तरह से वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार चेंज किया जाए, इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शैक्षिक परिदृश्य के परिवर्तन में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा नवीन शिक्षण और सीखने की पद्धतियों के लिए आधारशिला का काम करती है। किस तरह से वास्तविक जीवन के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, वर्तमान समय में वर्तमान जो कॉम्पिटिटिव एज है, युग है, उसमें किस तरह से सरवाइव करने के लिए शिक्षार्थी को कि में कौन कौन से नॉलेज, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, इस बात के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा की सहायता से शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में शैक्षिक तकनीकी और डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से शिक्षण को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार, वर्तमान समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसमें इनोवेटिव अप्रोच को अपनाने में सहयोग करती है। और हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और नए नए जो विकास के आयाम जो स्थापित हुए हैं, उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और निश्चित रूप से भविष्य में यह निरंतर समाज और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें निरंतर परिवर्तन करने की भी क्षमता रखती है। और निश्चित रूप से यह शिक्षा में वो परिवर्तन लाती है जो भविष्य में या भविष्य के लिए आवश्यक है या भविष्य में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे समाज के व्यक्तियों का एक ऐसा समूह विकसित किया जाए जिनका अधिगम स्तर मैक्सिमम हो और जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य निर्धारित हैं, उन उद्देश्यों को हम मैक्सिमम रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारा सहयोग करती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।